सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 8 क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जिसने पार्ट 7 नहीं देखा वो कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैंने लिंक नीचे डाल दिया है। और आज हम इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस हमारा आगे का टॉपिक जो है उसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। और हाँ, बस एक और चीज़, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल शो हायर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग पोटेंशनैलिटीज। मतलब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड होता है, कोई भी इंडिविजुअल वो अपनी हाई परफॉर्मेंस शो करते हैं, के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो अपनी हायर परफॉर्मेंस को दिखा सके। The study of gifted individual began in 1925, very important for MCQ। MCQ के point of view से ये बहुत ही ज़्यादा important है, तो इसको कर लेना। When Lewis Terman followed the lives about 1500 children with IQ of 130 and above to examine how individuals were related to ऑक्यूपेशनल सक्सेस एंड लाइफ। मतलब लुइस टर्मेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, ये याद रखना। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी थी जिसमें 1500 बच्चे थे जिनकी IQ 130 से ज़्यादा थी। हमको पता है कि इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनकी IQ 130 से ज़्यादा होती है, ये हमको पता है। तो उन्होंने 1500 चिल्ड्रन के ऊपर ये कंडक्ट करी थी और उसमें वो जानना चाहते थे कि कैसे इंटेलिजेंस रिलेटेड होती है ऑक्यूपेशनल सक्सेस एंड लाइफ से। अभी इसमें उन्होंने दो चीज़ें दी थी, एक दिया था टैलेंट और एक दिया था गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस क्या होता है और टैलेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको कर लेना ध्यान से, ठीक है। अब पहला है गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस इज एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। मतलब ये बहुत सारे एरियाज के अंदर होती है। गिफ्टेडनेस होता है कि अगर एक इंसान के अंदर 130 से ज़्यादा IQ है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। टैलेंट एक बहुत ही नैरोअर टर्म है जो सिर्फ जिसको बोला जाता है कि रिमार्केबल एबिलिटी को, जो कि एक सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे स्पिरिचुअल, सोशल, एस्थेटिक, मतलब जो सिर्फ एक ही फील्ड के अंदर है। जैसे जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है जो क्लास में एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, तो उसका वो टैलेंट है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक बच्चा जो एकेडमिक्स में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, आर्ट में भी अच्छा है, उसको बोला जाता है कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है क्योंकि वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ एरियाज के अंदर अच्छा है। VOA का मतलब है वैरायटी ऑफ एरियाज, और टैलेंट के आगे जो मैंने S लिखा है इसका मतलब है स्पेसिफिक, शॉर्ट में लिखा है तो समझ जाना। तो अगर एक इंसान या एक इंडिविजुअल जो बहुत सारे एरियाज में अच्छा होता है, जैसे आर्ट, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, सब में अच्छा है, तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है जिसके पास IQ 130 से ज़्यादा हो सकती है, वो वैरायटी ऑफ एरियाज में अच्छा है। और टैलेंट होता है कि स्पेसिफिक किसी फील्ड में वो अच्छा है, जैसे एक बच्चा है आर्ट के अंदर अच्छा है, एक अच्छा है एकेडमिक के अंदर ही, तो मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक उसमें है। तो ये होता है टैलेंट और गिफ्टेडनेस के डिफरेंस बीच में, और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। दी हाईली टैलेंटेड आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोडिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन टैलेंटेड बच्चों को क्या बोला जाता है, इनको प्रोडिजीज बोला जाता है, ठीक है। इन लोगों के अंदर हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट होती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन शो अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी इवन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। दे शो लार्जर अटेंशन स्पैन। इनका अटेंशन स्पैन बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो छोटी उम्र से ही क्यों ना हो। बहुत ही अच्छी रिकॉग्निशन मेमोरी होती है, बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है। प्रेफरेंस फॉर नोवेलिटी, मतलब इनकी प्रेफरेंस होती है न्यू चीज़ों को लेकर। सेंसिटिविटी होती है इनकी एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर। एंड अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, और इनकी लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं स्टार्टिंग स्टेज से ही। टू इक्वेट गिफ्टेडनेस विद ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो गिफ्टेडनेस होता है उसको हम एक अच्छा, अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो गिफ्टेड बच्चा है। गिफ्टेड होता है जो बहुत ही वैरायटी ऑफ एरियाज में अच्छा होता है, सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, ठीक है। अब इनके कुछ हमारे को इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे होते हैं। तो इसमें दे रखा है, पहला है एडवांस लॉजिकल थिंकिंग। इनकी बहुत ही एडवांस लॉजिकल थिंकिंग होती है, बहुत लॉजिकल वे में सोचते हैं लोग। क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, बहुत क्वेश्चन करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है इनका। हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ये कोई भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही इजीली और बहुत स्पीड में प्रोसेस कर पाते हैं। सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, ये जनरलाइजेशन कर पाते हैं, इनकी जनरलाइजेशन बहुत ईजी होती, अच्छी होती है। एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग,
ये बहुत ही ओरिजिनली सोचते हैं और इनकी बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग होती है। हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ स्टीम, मतलब इनको अंदर से ही एक मोटिवेशन आती है। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर से, कि अंदर से इनको मोटिवेशन आती है कि हाँ हमको अच्छा परफॉर्म करना है हर चीज़ में। और इनका सेल्फ स्टीम बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और नॉन कंफर्मिस्ट थिंकिंग होती है इनकी। और प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि या बोर्ड में कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो कुछ। आपको सारे याद, मतलब अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 तो पता होने चाहिए कि इतना लिखो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आर सेवरल टाइप्स, ये बहुत सारे टाइप्स के हैं। और पहला है बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, जिसके अंदर आते हैं हमारे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। ठीक है, दूसरा है हमारा नेचर ऑफ आइटम्स के बेसिस के ऊपर, जिसमें आते हैं वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। और तीसरा है जो पर्पस ऑफ यूज के बारे में बात करता है, जिसमें कल्चरल और कल्चरल फेयर और कल्चरल बायस के बारे में आता है। ठीक है, हम पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट के हिसाब से। एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इज वन ऑफ विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू वन पर्सन एट अ टाइम। मतलब एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है कि एक ही इंसान के ऊपर एक ही टाइम पर हो सकता है। ठीक है, और ग्रुप टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसको हम एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों के ऊपर कर सकते हैं, जैसे ग्रुप सेटिंग में हम लोग करते हैं। Intelligence tests require the test administrator to establish a rapport with the subject to be sensitive to his or her feelings, moods, expression during the testing session। मतलब इसमें ये बता रखा है कि जो भी एक टेस्टर होगा जो सब्जेक्ट के ऊपर कर रहा होगा अपनी रिसर्च, उसको रैपो फॉर्म करनी पड़ेगी, जिससे उनको मतलब एक सब्जेक्ट को एक अच्छा सा कंफर्टेबल स्पेस देना पड़ेगा और उनको बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। उनकी फीलिंग्स के बारे में हमारे को जानना होगा, मूड्स कैसा है, उनके एक्सप्रेशन कैसे जा रहे हैं। अगर वो रिसर्च कर रहे हैं किसी के ऊपर, कुछ भी या टेस्ट कोई भी चल रहा है किसी से भी रिलेटेड, ठीक है, रैपो फॉर्म करनी होगी। रैपो फॉर्म करने का मतलब यही होता है कि आपको सब्जेक्ट की फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा फील कर रहा है टेस्ट के दौरान। ठीक है, ग्रुप टेस्ट however do not allow an opportunity to be familiar with the subject's feelings, क्योंकि ग्रुप टेस्ट में हम लोग को किसी की रैपो फॉर्म नहीं करनी होती, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे बंदे होंगे, हम उनको उनके ऊपर टेस्ट कर रहे होंगे, तो हम ऑब्वियसली उनको एक एक करके सबकी रैपो फॉर्म तो कर नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि हमारे को सब्जेक्ट की फीलिंग्स के बारे में जानना है। तो बेसिकली अब तक क्या पढ़ा हमने, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में होता है कि वो एक ही इंसान के ऊपर होता है। ग्रुप टेस्ट होता है तो एक ही टाइम पे बहुत सारों के ऊपर होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में रैपो फॉर्म करनी होती है, ग्रुप टेस्ट में कोई रैपो फॉर्म नहीं होती। अब नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट अलाउ पीपल टू आंसर ओरली और इन रिटन फॉर्म और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट एज पर द टेस्टर्स इंस्ट्रक्शंस। मतलब इसमें जितने भी इंसान या जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनको ओरली जवाब देना होता है, फिर रिटन फॉर्म में जवाब देना होता है, और उनको बोला जाता है कि मैनिपुलेट करो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे वो आपको टेस्टर बता रहे हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं वो आपको फॉलो करना है। और ग्रुप टेस्ट में होता है उसमें आपको रिटर्न आंसर्स लिखने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो हम ओरली तो सुन नहीं सकते, तो इसलिए उनसे लिखवाया जाता है, फिर उनसे एमसीक्यू फॉर्म में आंसर लिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि नेचर ऑफ आइटम्स के बेसिस पर है। ठीक है, वर्बल टेस्ट होते हैं जिसमें हमारे को वर्बल रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, या तो वो ओरल फॉर्म में हो सकते हैं, रिटन फॉर्म में हो सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल होगा उसको ऐसे ही जवाब देना होगा इसमें। ठीक है, वर्बल टेस्ट कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लिटरेट पीपल। ऑब्वियसली जो इंसान पढ़ा लिखा है उसके ऊपर ही कर पाएंगे, क्योंकि उसको लिखने में बोला जा रहा है, और ओरली तो वैसे कोई भी बोल सकता है, बट अगर रिटन फॉर्म में हो गया तब तो लिटरेट पर्सन के ऊपर ही होगा। द नॉन वर्बल टेस्ट यूज पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन एज टेस्ट आइटम्स, जिसका एग्जांपल है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। जैसे अगर हम इसकी फोटो को देखें, ये वाली चीज़ अब इसमें दिखा रखा है कि बहुत सारे, एक आपको ऐसा पैटर्न दे दिया है इसके अंदर और वो डिज़ाइन बना हुआ है। आपको बोला गया है कि इनमें से कोई 5 में से जो भी सूटेबल है उसको चूज करो, जो भी सही लग रहा है। तो आपके हिसाब से ये वाला जाएगा अगर आप देखो तो, क्योंकि ये पैटर्न मैच हो रहा है। तो यही होता है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, जिसमें आपको बोला जाता है कि अगर आपको 5-6 पैटर्न्स दे दिए और आपको एक पैटर्न बनाना है उसमें से ढूंढ के जो भी मैच कर रहा है इसके हिसाब से, तो आप
ये वाला चूज करके इधर लगा दोगे तो वो बन जाएगा पूरा पैटर्न। यही होता है नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। A major advantage of performance tests is that they can be easily administered to persons from different cultures. तो मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है और मैनिपुलेट करना होता है चीज़ों को, जैसे जैसे टेस्टर बता रहा है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और इसमें हम किसी भी कल्चर के इंसान को हम ये टेस्ट दे सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कल्चर फेयर या कल्चर बायस वाला इसमें कुछ रूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट। Intelligence test can be culture fair or culture biased. Many intelligence tests show a bias to the culture in which they are developed. मतलब बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो आज तक बनी है, वो कुछ कुछ बायसनेस शो करते हैं किसी किसी कल्चर को लेकर। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा टेस्ट बनाया होगा जो वेस्टर्न कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा होता होगा, कोई किसी कल्चर को लेकर होता होगा, तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट बनते हैं। टेस्ट डेवलप्ड इन अमेरिका एंड यूरोप रिप्रेजेंट एन अर्बन एंड मिडिल क्लास कल्चर एथियोस। तो मतलब ऐसे बहुत सारे टेस्ट डेवलप हुए हैं अमेरिका और यूरोप में जो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अर्बन मिडिल क्लास है या फिर अर्बन लोगों के बारे में, बेसिकली रिच पीपल के बारे में ज़्यादा उसमें होता है। तो ऑब्वियसली अगर एक रिच इंसान के ऊपर वो टेस्ट बनाया तो उसमें जो रिच इंसान होंगे वही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, या जितने भी अर्बन मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। हेंस एजुकेटेड मिडिल क्लास विद वाइट सब्जेक्ट्स जनरली परफॉर्म वेल ऑन दिस टेस्ट। मतलब वही लोग जो जिनके ऊपर ये टेस्ट बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो। दी आइटम्स डू नॉट रिस्पेक्ट द कल्चर्स पर्सपेक्टिव ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। मतलब ये जितने भी एशिया और अफ्रीका के कल्चर्स हैं उनको ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। द नॉर्म्स फॉर दीज टेस्ट आर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम वेस्टर्न कल्चरल ग्रुप्स। मतलब इनके जो रूल्स हैं, नॉर्म्स का मतलब ही रूल्स होता है, ये बिल्कुल ही ड्रॉन कर रखे हैं, मतलब ले रखे हैं वेस्टर्न कल्चरल ग्रुप से, ठीक है। Psychologists have tried to develop tests that are culture fair or culturally appropriate. That is one that does not discriminate against individual belonging to different cultures. मतलब कल्चरल फेयर में ये होता है कि इसमें जो टेस्ट होते हैं वो किसी भी कल्चरल ग्रुप को या कोई भी कल्चर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। वो कहते हैं कि हम एक ही के उसमें लेंगे कि वो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। इन सच टेस्ट आइटम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर कि इस हिसाब से बने होते हैं दैट दे असेस एक्सपीरियंस कॉमन टू ऑल कल्चर्स और हैव क्वेश्चंस इन विच लैंग्वेज यूजेस इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब वो टेस्ट ही ऐसा बनाते हैं जो किसी भी एक कल्चर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे होंगे, सबके लिए इक्वल होंगे और वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो सब कल्चर में सेम होंगे। मतलब अगर वेस्टर्न कल्चर है तो वेस्टर्न कल्चर में भी वही सवाल है, और कोई और कल्चर है, इंडियन कल्चर ले लिया, हमारे में जो ट्रेडिशनल वगैरह चीज़ें होती हैं उसमें ले लिया, तो उसमें भी सेम ही क्वेश्चंस है, तो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प्स टू रिड्यूस द कल्चरल बायस यूजुअली एसोसिएटेड विद वर्बल टेस्ट। तो नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं कल्चरल बायसनेस को, जो कि यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं वर्बल टेस्ट से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम मिसयूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। यू मे हैव लर्न्ड बाय नाउ दैट द इंटेलिजेंस टेस्ट serve many useful purposes such as selection, counseling, guidance, self analysis and diagnosis। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ये जो लिखे हुए हैं नाम, सिलेक्शन, काउंसलिंग, गाइडेंस, सेल्फ एनालिसिस, डायग्नोसिस, गाइडेंस, इन सब के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में बताता है ये। अनलेस यूज बाय ट्रेन्ड इन इन्वेस्टिगेटर दे मे बी मिसयूज ईदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो मतलब अगर कोई भी एक ट्रेंड इंसान उसको यूज़ करेगा तो वो बहुत ही अच्छे तरीके यूज़ करेगा, बट अगर कोई इंसान जो ट्रेंड नहीं है वो यूज़ करेगा तो बहुत ही मिसयूज़ कर सकता है उसका, चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो। जिसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पुअर परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट में अटैच टू अ स्टिग्मा टू द चिल्ड्रन दैट देयर बाय एडवर्सली इफेक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर एक बच्चे का बहुत ही गंदा गया है टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट के ऊपर, तो वो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, स्टिग्मा या स्टीरियोटाइप बैठ जाएगा उसके दिमाग में कि मेरे तो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस आई है तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये मिसयूजेस होते हैं। द टेस्ट में इनवाइट डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स इन द सोसाइटी। अगर टेस्ट अच्छा नहीं गया तो ये भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स उसको ताने मारे, उसके टीचर उसको ताने मारे,
उसके जितने भी लोग हैं आसपास सोसाइटी में, एल्डर्स हैं, सारे उसको ताने मारेंगे क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो उसके दिमाग में ये चीज़ आती रहेगी कि हाँ मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकता। वही सेम चीज़। Administrating a test biased in favor of the middle class and higher class population may underestimate IQ of children coming from disadvantaged section of society। मतलब ऐसे बहुत सारे हमने टेस्ट देखे हैं जो हमने ऊपर बात भी करी कि जो कल्चरल बायस्ड होते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर बायस्ड होते हैं, तो उसमें जो मिडिल क्लास है और हायर क्लास पॉपुलेशन है उनके बारे में बात हो रखी है। लेकिन उन लोगों को अंडर एस्टिमेट करेंगे जो चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज सोसाइटी से हैं लेकिन उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई मिडिल क्लास अर्बन मिडिल क्लास से है तो उसका आईक्यू ज़्यादा होगा ही होगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई डिसएडवांटेज से भी अच्छा हो। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट डू नॉट कैप्चर क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब ये ना ही कैप्चर करते क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज और इनकी प्रैक्टिकल साइड ऑफ इंटेलिजेंस भी नहीं होती। एंड दे डू नॉट रिलेट मच टू सक्सेस इन लाइफ। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिलेट नहीं करते जितनी भी सक्सेस है लाइफ में। इंटेलिजेंस कैन बी पोटेंशियल फैक्टर फॉर अचीवमेंट इन वेरियस पेरियड्स ऑफ लाइफ। मतलब इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम अचीवमेंट कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वेरियस फेयर्स ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो बस इसमें यही बता रखा है कि कैसे जब टेस्ट बनते हैं तो कैसे मिसयूजेस हो सकते हैं। अगर कोई अनट्रेन्ड पर्सन उसको इस्तेमाल करेगा, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, तो उससे एक बच्चे के दिमाग पर क्या स्टिग्मा बैठ सकता है, क्या उसको इफेक्ट पड़ेगा, कैसे उसको पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स डांट सकते हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस और कम होती जाएगी, सेल्फ एस्टीम और कम होता जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसके आईक्यू पर। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कोई भी बॉक्स को नहीं छोड़ेंगे चाहे बुक में कितने भी हो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।